Hello guys, welcome to my YouTube channel Economads and I am Pravneet Kaur and in this video we are going to cover this topic representation of data and statistics. ठीक है, तो ये आपकी बुक में अलग अलग नाम से मिलेगा, शायद पिक्टोरियल एंड टेबुलर मेथड्स इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. आपकी इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके सेवन में आपको इस नाम से मिलेगा. ठीक है, तो अगर आप और किसी कोर्स में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने की नीड हो रही है तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ने के टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो चीजें चेंज होती हैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना, या फिर पर्सन टू पर्सन जो अलग अलग होती हैं. एक जैसे एक इंसान की हाइट हो गई, वो आपकी अलग है, आपके फ्रेंड की अलग होगी, आपके पेरेंट्स की अलग होगी, ऐसे ऐसे, तो वो एक वेरिएबल है. ऐसे ही अब हमें पढ़ने के वेरिएबल्स होते कितने टाइप के हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे वेरिएबल्स टू टाइप के होते हैं. ठीक है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस. डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस ये हमारे दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं जो होल नंबर में एक्सप्रेस किया जा सके, या जो चेंज मतलब जो पर्टिकुलर एक नंबर के साथ चेंज हो. लाइक आप मान लो उनके फिक्स वैल्यू रहती है, आप मार्केट से एग लेने जाते हो. ठीक है, अब तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को हाफ डजन एग दे दो या 1 डजन एग दे दो, है ना. तो ये आपका डिस्क्रीट डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया. ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल विच आर एक्सप्रेस एज होल नंबर. और कॉन्टिन्यूअस होते हैं जो कॉन्टिन्यूटी में चेंज हो. डिस्क्रीट जो एक फिक्स नंबर के बाद चेंज हो, और कॉन्टिन्यूअस जो कॉन्टिन्यूटी में चेंज हो. ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में चेंज होने का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपको पूछ रही हूँ आज क्या कितना टेम्परेचर है, तो आप क्या बोलोगे, अगर बहुत गर्मी पड़ रहा है बोलोगे 47.9 डिग्री आता है ना, न्यूज 47.9 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर ऐसे ऐसे. तो अगर तो ऐसे ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है. मैं पूछूं आपकी हाइट कितनी है, आप बचपन में कितने थे, देखो बचपन में आप हो गए 2-3 फीट के. ठीक है, अब आप हो गए 4-5 फीट के जितने भी, तो आपकी हाइट धीरे धीरे करके बढ़ रही है. ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम पे 2 फीट थी और सीधा आपकी 5 फीट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता. वो 2.1 2 फीट 1 इंच, ऐसे 2 फीट 3 इंच ऐसे करके अब 5 फीट तक हो गई, है ना, ये जितनी भी. तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है, एकदम से जंप नहीं करके बढ़ा. तो ये जैसे अब एक्स का मैंने एग्जांपल दिया था, तो एक्स क्या है आपके कि एकदम से बढ़ गया है, मतलब 1 है फिर 2 है. 1.5 एक्स तो कुछ नहीं होता ना, या 1/3 ऑफ एक्स तो आप नहीं लेके आ पाओगे, कोई तोड़ के थोड़ी देगा आपको, ऐसा नहीं होता. तो जो चीज आपके से जंप करके बढ़ जाए, ठीक है, वो डिस्क्रीट में आ जाता है. और जो चीज आपकी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली घट रही है, जो भी वो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. ठीक है, अब अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो जैसे ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करना हो, मान लो आपका जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो आप एक्स का एग्जांपल था, आप और कुछ एग्जांपल भी ले सकते हो. लाइक आप मैंगो लेने जा रहे हो, कुछ भी आप और कोई एग्जांपल आप ले सकते हो. मैं इससे बताती हूँ आपको. यहाँ पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी कितने लेने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ एक्स कह रहे हैं इसको, या फिर नंबर ऑफ एक्स. ठीक है, तो आप अगर या तो 1 डजन एग्स इन डजन है, ठीक है, 1 डजन एग है या 2 डजन एग है, ठीक है, 1 एग है, 2 एग है, 3 एग है, 4 एग है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 2 एग. ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको मार्क नहीं कर सकती ना, जब ये ऐसे तो मेरा नहीं जाएगा, जैसे लाइन ऐसे तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि बीच वाली ये वाली सिचुएशन जो है मैं आपकी बाई नहीं कर पा रही हूँ. मैं 1 यहाँ पे 3.3 है, मैं 3.3 तो ले नहीं सकती हूँ, तो ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे कॉन्टिन्यूअस लाइन नहीं बनेगी. ये कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है स्टेप ग्राफ बोलते हैं इसको. आप आगे देखोगे इसको स्टेप ग्राफ बोलते हैं. मतलब यहाँ पे है एक वैल्यू, फिर एक वैल्यू यहाँ पे, बीच की वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो ये ऐसे बनता है. और जो हमारा कॉन्टिन्यूअस है, जैसे आपकी हाइट है, ठीक है, पहले 1 फीट थी, फिर 2 फीट हो गई, फिर 3 फीट हो गई, तो यहाँ के बाद सीधा यहाँ पे तो नहीं आई ना, ये कैसे बढ़ती है, ये ऐसे बढ़ती है 1 2 1.1 1.2 ऐसे ऐसे करके बढ़ी है ना. तो ये होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस. तो आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में. अब हम पढ़ते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, जब डाटा या तो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल में हो सकता है या हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में हो सकता है. ठीक है, दोनों में से एक में हो सकता है. तो अब हम दोनों को डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स वाले डेटा को हम इन 3 मेथड से रिप्रेजेंट करना सीखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा, मैं रख कर देती हूँ, सबसे पहले आता है हमारा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले. स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को, देखो इसमें जैसे मैं अभी आप एग्जांपल लिख लेती हूँ क्वेश्चन, फिर उससे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. अब देखो यहाँ पे आपको मैंने दिए कि एक टेस्ट में बच्चों के कितने मार्क्स आए, मान लो 50 मार्क्स का टेस्ट था और बच्चों के ये मार्क्स आए. ठीक है, 13 आए हैं, किसी के 17 आए हैं, किसी के 21 आए हैं, किसी के 25 आए हैं, किसी के 46 आए हैं, किसी के 39 आए हैं, किसी के 24 आए हैं, ऐसे करते करते किसी के 50 आए हैं. ठीक है, तो ऐसे करके बच्चों के मार्क्स आए हैं. तो जब हमें स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले लिखना होता है, उसमें एक साइड बनती है हमारी स्टेम और एक साइड बनती है हमारी लीफ. हम ऐसे ये 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. इस साइड जो हम अपने डिजिट्स लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, वो होते हैं हमारे स्टेम, और इस साइड आती है लीफ. अब देखो हम साइड में लिखना पड़ता है कि हम स्टेम किसको कह रहे हैं और लीफ किसको कह रहे हैं. इसका हम, ठीक है, इसका हम इसको लिखते हैं यहाँ पे कि स्टेम हम यहाँ पे लिखेंगे सारी अपनी 10 डिजिट. ठीक है, ये वाली 10 डिजिट, ये हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम पे काम करता है. प्लेस वैल्यू हम इसमें पढ़ते थे ना, वही वाली प्लेस वैल्यू है कि सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे 1, मेरे को दिख रहा है 1 भी है, 10 डिजिट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. अगर नहीं भी है ना तो हमें लिखनी है, हमारे 1 है, 2 है और 39 ना होता तो मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी और 3 के आगे कुछ नहीं लिखूंगी, कुछ है नहीं. 3 है, 4 है और 5 है ना. ठीक है, 5 है. और अब देखो हमारा 11 है नंबर, तो हम यहाँ पे 1 लिखूंगी, 1 1 11 बन गया. 13 है तो 3 लिखूंगी, 1 और 3 13. 17 है तो 7 लिखूंगी. बीच में मेरे को कॉमा या कुछ नहीं डालना होता, याद रखना, ये ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है. इसका मतलब हमें यही समझ आता है कि 11 है, ये 13 है, ये 17 है. ठीक है, और जैसे ये 2, अब 2 का क्या है, 21 है, 25 है, 24 है, तो 1 4 और 5 लिखूंगी मैं, 1 4 और 5. ठीक है, हमारा 25 2 बार होता तो मैं यहाँ पे 1 और 5 लिख लेती. ठीक है, अब 39 का 9 में लिख दिया, यहाँ पे 46 का 6 लिख दिया मैंने, 50 का 0 लिख दिया. ठीक है, तो ऐसे करके हमारा स्टेम में लिखूंगी स्टेम 10 प्लेस और लीफ 1 प्लेस. ठीक है, ऐसे हमारा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में हमारा ये होता है. अब आप मेरे को बताओ जो डेटा था,
ये डिस्क्रीट था या फिर कॉन्टिन्यूअस था? गेस करो। ये था हमारा डिस्क्रीट। अब मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये हमने मार्क्स एंड टेस्ट दिए ना, और सारे बच्चों के जो हमारे मार्क्स आया वो एक पर्टिकुलर होल नंबर था, ठीक है। 11.3 मार्क्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारे पर्टिकुलर जो होल नंबर आ गए, तो ये हमारा हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल, सारे होल नंबर थे, जो हमारा डिस्क्रीट है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ, अब हमने डिस्क्रीट में जो 7 लीव लिस्ट में देख लिया, अब मेरे को देखना है कॉन्टिन्यूअस में मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ। और वैसे एक बार बताती हूँ, हमारे मार्क्स आउट ऑफ 150 होते हैं और मैं यहाँ पे 103 लिख रही हूँ और यहाँ पे 114 100 मार्क्स चेंज कर रही हूँ एक और एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। ये मार्क्स फ्रॉम 500 है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी 100 प्लेस, 10 की जगह लिखूंगी 100 प्लेस, 100 प्लेस प्लेस। और लीफ में मेरी आएंगी, लीफ में मेरी 1 प्लेस आएंगी। अब देखो तो मेरे को यहाँ पे 100 प्लेस लिखनी होगी और मेरे मार्क्स आउट ऑफ 500 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये 10 11 13 17 21 25 और 24 और 50 ये सब लिखूंगी, ठीक है। देखो कैसे बनेगा ये। मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 11 13 17 और बीच में जो नंबर है ना वो लिखती जाऊंगी मैं 10 11, अब जैसे यहाँ पे 12, फिर आएगा मेरा 13 14 15 16 17, ऐसे करते लास्ट में 50 है ना, मैं 50 तक सारे यहाँ पे नंबर लिख दूंगी, ठीक है। अब 50 तक ये मैंने 100 प्लेस रिप्रेजेंट करके लिख दिया कि मतलब अब जब मैं इसको पढ़ेंगे और यहाँ पे इनके आगे वाले वेरिएबल लिख दूंगी, नंबर लिख दूंगी, सॉरी 3, ठीक है। 11 के आगे था 4, 13 के आगे था 5, 17 के आगे था 6, ठीक है। ये 250 दो बार मैंने अपनी 250 आया 25 लिखा था मैंने, इसके आगे दो बार 0, ठीक है। ऐसे करके ये मैंने 100, तो हम इसको जब रीड करेंगे तो 103, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 100 प्लेस वाला है। 100 तो डेसिमल के बाद आता है ना, 100 आता है जब नॉर्मल इंटीजर्स का होता है तो 100 आएगा, ठीक है। तो 100 प्लेस हमारी ये है, तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे 103 140 क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया और हमारी 1 प्लेस है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारा था डिस्क्रीट का केस। अब जब हमें करना है कॉन्टिन्यूअस के उसमें, तो अब एक अच्छा सा एग्जांपल बताओ, टेम्परेचर वाली लें या फिर कोई और लें? कोई और लेते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, बताओ अमाउंट ऑफ वाटर इन अ ग्लास इन ml, मिलीलीटर्स में ले रहा हूं, ठीक है, मिलीलीटर्स में ले रहा हूं। तो अमाउंट ऑफ वाटर इन अ ग्लास के लिए ये कौन सा वेरिएबल है, डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूअस है? ये हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि पानी जब मैं ग्लास में भर रही हूं तो पहले इतना भरेगा, फिर इतना भरेगा, इतना 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 करके वो तो यहाँ तक भर लूं तब यहाँ तक आएगा, है ना। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये सीधा जंप करके यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकता। जो मेरे एग्स थे वो जंप करके 1 से 2 ले सकती थी मैं, बट मैं ये पानी यहाँ से सीधा यहाँ पे ले आ सकती हूँ, पूरा फिल करना पड़ेगा, तो मेरा पानी यहाँ पे आएगा ड्रॉप ड्रॉप करके, है ना। तो अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेती हूँ। जब मैंने मान लो मेजर किया और मैंने बहुत सारे अलग अलग ग्लास में पानी भर लिया और मैं मेजर कर रही हूँ, तो एक आ रहा है 115.5 ml पानी, ठीक है। एक जगह आ रहा है 114.6, ठीक है, 117.8 ml, ठीक है, पानी ग्लास में ऐसे आ रहा है। और ऐसे कर करके 117.6 भी आ सकता है, 119.4 लगा, ठीक है। ऐसे कर करके मैंने इतनी वैल्यूज ली थी, ठीक है। तो अब हमें जब रिप्रेजेंट करना होगा इसको, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस एग्जांपल है, जब इसको हमें स्टेम लीफ में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम स्टेम में लेंगे, साइड में लिख देते हैं स्टेम क्या रिप्रेजेंट करती है और लीफ क्या रिप्रेजेंट करती है। तो स्टेम इसमें हमारा रिप्रेजेंट मान लो 115, ठीक है, 114, सॉरी पहले 114 है, उससे थोड़ा सा कुछ नहीं ना, तो पहले 114 से स्टार्ट करें, 114 हो गया 115, ठीक है। अलग करके लिख देती हूँ मैं से 114 115 116 117 और 119, ठीक है। ऐसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे स्टेम में लिख दिया मैंने, एक सेकंड 118 तो रहेगा, 118 एंड 119 स्टेम। बताओ क्या ये, आप बताओ ये जो मैंने 114 लिखा है कौन सी प्लेस है? यार 100 प्लेस है ना, 1 10 100, ओके, तो सबको पता ही होगा, फिर मैंने क्लैरिटी के लिए बता दिया। ये 100 प्लेस है और ये कौन सी प्लेस है? 1 नहीं है, ये है डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो अब मैं लिख दिया लीफ में लिखूंगा डेसिमल प्लेस। अब मैं यहाँ पे 0.5 या 0.6 ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करूँ। अब देखो 114.6 था ना, तो 6 नॉर्मली डेसिमल प्लेस लिखा है, तो जब कोई रीडर अपने आप इसको जब ऑब्जर्व कर रहा होगा इस टेबल को, तो वो अपने आप समझेगा हमने भी लिखा है कि 114.6 है, ये हमारी 100 प्लेस है, हमारी डेसिमल प्लेस है, तो वो खुद समझेगा, ठीक है। और 115.5 है, तो 5 अब है 116 पे कुछ नहीं है, तो खाली रहेगा, 117.8 है, ठीक है, 117.6 भी है, ठीक है। जनरली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जनरली हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले 6 लिखते हैं ना, तो 6 8 ऐसे लिखते हैं, बट वैसे भी लिख सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखने में थोड़ा प्रेजेंटेबल है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो 118 पे कुछ नहीं है, 109 पे 0.4 है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इससे हमें क्या पता चलता है, ऐसे रिप्रेजेंट करने से डाटा लिखा तो हुआ है, ऐसे देख लो क्या पता इससे हमें क्या फायदा हुआ, ऐसे क्यों इतनी हमने मेहनत की। इससे हमें फायदा ये होता है कि इससे हमें देखते ही सामने से ही पता चल जाता है, इससे हमें ढूंढना पड़ता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखने से ही पता चल गया। अच्छा इनके आगे एक नंबर इनकी नहीं है, सबसे ज्यादा 117 वाले की है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, इसके आगे 2 नंबर लिखे हुए हैं इसलिए, ठीक है। तो इससे हमें देखते ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले का पता चल जाता है। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा डेटा सिमेट्रिकल है या नहीं है। सिमेट्रिकल डेटा क्या होता है, अगर जैसे मान लो मैं इसको नॉर्मल ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं, तो ऐसे करके मैं इसको ग्राफ पे मैं यहाँ पे ऐसे वैल्यूज प्लॉट कर लूं, अगर किसी डेटा कोई डेटा हमारा ऐसा बनता है कि उसकी वैल्यूज ऐसे आ जाए, लाइक
उसका एक पी को और दोनों साइड से इक्वल इक्वल जा रहा हो, ठीक है। तो ये इधर से भी इक्वल है, दोनों साइड से अगर इक्वल इक्वल जा रहा हो तो ऐसे डेटा को हम सिमेट्रिकल डेटा कहते हैं, जिसकी इसमें जनरली हम बाद में देखेंगे कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, इसमें तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल डेटा में ये आगे वाली वीडियो में अच्छे से करेंगे डिटेल डिटेल। अभी आपको बस ये जानना है कि सिमेट्रिकल डेटा ऐसा दिखता है, इसकी एक पीक होती है और दोनों साइड से मतलब जिसकी कम वाली वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है। जिसकी यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू थी और इसकी ये वाली वैल्यू थी, इसकी ये वाली वैल्यू, ये लोएस्ट एक आगे वाली वैल्यू थी, ये हाईएस्ट एक पीछे वाली वैल्यू थी, इन दोनों की जो है वो सेम है फ्रीक्वेंसी, और एक इसकी पीक है, ठीक है। तो अगर तो डेटा की शेप ना जनरली ऐसे बन जाती है, इसको हम कहते हैं ऐसे शेप बन जाती है, इसको हम सिमेट्रिकल डेटा बोलते हैं, ठीक है। एक भी बार ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल डेटा। तो इससे हमें पता चल जाता है हमारा डेटा सिमेट्रिकल है या नहीं है। कैसे पता चलता है? अगर मैंने देखो यहाँ पे 6 है, 5 है, यहाँ पे 59 एक और नंबर होता, और यहाँ पे 7 8 9, यहाँ पे 6 8 9 4, ठीक है। यहाँ पे फिर से 7 8 9 है और 5 9 है और 120 है मान लो, और ये 6 लगा लो, 7 लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो इससे हमें पता चल रहा है कि डेटा देखो ऐसे जा रहा है ना, ये सिमेट्रिकल है, ये वाली ऑब्जर्वेशन और ये वाली ऑब्जर्वेशन की सेम फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की सेम, ऐसे करके हमें पता चल रहा है। तो इससे देखो शेप भी दिख रही है सिमेट्रिकल, ऐसे जा रही है। तो इससे स्टेम एंड लीफ जिसके साथ ये भी पता चलता है कि हमारा डेटा सिमेट्रिकल है नहीं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, बीच में कोई अगर मान लो कुछ ना होता कि बीच में कोई हमारा गैप तो नहीं है डाटा में, वो भी पता चल जाता कि है, तो भी पता चल गया, ठीक है। तो इससे हमारा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस स्टेम एंड लीफ से रिप्रेजेंट हो गया है। नेक्स्ट आता है डॉट प्लॉट। पहले डॉट प्लॉट में हम कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, ठीक है। डॉट प्लॉट इससे भी ये वाला मेथड हमारा हो गया स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से कैसे हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों केसेस देखिए, डिस्क्रीट भी और कॉन्टिन्यूअस भी, इसकी यूजेस समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे डॉट प्लॉट। ये डॉट प्लॉट में हम कैसे अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है कि डॉट्स प्लॉट कर देना। कैसे करते हैं? ये हमारा ग्राफ बनाया हमने, ये एक्स एक्सेस और ये कौन सा वाई एक्सेस, ठीक है। ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस हमने बनाया अपने। अब इसमें हमें अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्लास दिया हुआ है। अब हम इसको ऑर्डर लिखते हैं, रुको 115 है ना, 115.5 दोबारा आ गया, 114.6 दोबारा आ गया, 117.6, इसको भी 117.6 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी वैल्यूज बन गई। अब इसमें हमें करनी हमारी वैल्यूज बन गई। अब इसमें हमें करना है कि इसको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैंने बनाया 115, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्स एक्सिस पे अपना अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये मैंने अमाउंट ऑफ वाटर लिया और यहाँ मैंने लिखा नंबर ऑफ ग्लासेस। मैंने वाई एक्सिस पे क्या शो कर रही हूँ, नंबर ऑफ ग्लासेस, जिसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं हम, कि मतलब कितने ग्लासेस में वाला पानी कितनी बार आया, कितने ग्लासेस में आया, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी होती है तो नंबर कितनी बार आ रहा है हमारे डेटा में, एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी उसकी कितनी बार आ रही है। जैसे मान लो हमने टेस्ट के मार्क्स लिए थे तो उसमें 50 में से 49 मार्क्स कितने बच्चों के आए, कितनी बार 49 वैल्यू आई, ऐसे। इसमें जैसे हमने लिया है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्लास, तो कितने ग्लासेस में आया इतना पानी, 115.5 कितने ग्लासेस में, ऐसे हम तो हमें शो करना है। अब हम लेंगे 115, 116, 117, 118 एंड 119, ठीक है। ये हमने ले ली अपनी वैल्यूज और ये ले लिया हमने नंबर ऑफ ग्लासेस। तो 115.5 मान लो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लासेस लिखते हैं 1 2 3 4, हाँ। तो हमारा 115.5 इन दोनों के बिल्कुल मिडल में होगा, दूसरा नंबर है, ठीक है। और कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो 115.5 मैं एक पे यहाँ पे मार्क कर दूंगी, ठीक है। ये मार्क करने की जरूरत है, मैंने तुम्हें बताने के लिए कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं पे 115.5 ये 1 पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको 115.5 लिखती हूँ मैं, ठीक है। 115.5, ठीक है। तो 115.5 एक बार यहाँ पे आया, सेकंड बार भी आया, जब एक बार आया तो हमने यहाँ पे डॉट बनाया, सेकंड बार आया तो हमने यहाँ पे डॉट बना लिया। तो जितनी बार वो आता है हम उतने डॉट्स बनाते जाते हैं। ये डॉट्स उनकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बनाते हैं डॉट प्लॉट में, ठीक है। डॉट प्लॉट में जो हमारे डॉट्स है ना, वही हमें फ्रीक्वेंसी बताते हैं। बस हमें यहाँ पे लिखना होगा नंबर ऑफ ग्लासेस, यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। तो 115 हमारा 2 बार आया तो 2 डॉट्स। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 117.6, यहाँ पे देखो 117.6, ये हमारा एक बार आया, दूसरी बार आया और तीसरी बार आया। तो कितने डॉट्स बनेंगे, 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट, सेम टाइप में डॉट बनाते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा 117.6 3 बार आया, इस तरह पता चल जाएगा कितनी बार आया। और 119.4 यहाँ पे कहीं आएगा, वो भी एक बार आया, तो यहाँ पे बना लेंगे। फिर आता है 115.5 3 बार था हमारा, एक यहाँ पे लिखा, तो ये इधर आ गया। फिर था 114.6, ये कहीं एक बार आया, 114.6 यहाँ पे ये एक बार आया। तो ये डॉट प्लॉट से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कैसे हमारा डेटा मतलब उसमें क्या कौन से नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो वो डॉट्स हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है इसमें, ठीक है। और जहाँ पे है उस डेटा की वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू, तो इससे हो जाता है हमारा डॉट प्लॉट, इसमें ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अब जो कॉन्टिन्यूअस का सीखा, जो डिस्क्रीट का सीखना है इजी होगा, क्योंकि अब मान लो अब हम यहाँ पे जैसे 115 117 118 119 है, तो 115 117 118 सॉरी 116 117 118 एंड 119, तो ये बन गया हमारा ये सारे एनुअल मार्क्स हमने यहाँ पे लिखे स्टूडेंट्स के। और यहाँ पे अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे मार्क कर होते हैं, तो डॉट्स हम कैसे करेंगे, 115 के बाद 1 2 टाइम्स, तो 2 डॉट्स बना देंगे, 1 हियर एंड 1 हियर, ठीक है। और 116 एक बार नहीं है, 117 हमारा 3 टाइम्स है, 1 सॉरी ये मतलब सारे डॉट्स एक ही उसमें लाइन में बनेंगे, ठीक है। 1 2 एंड देन 3, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 118 है 2 टाइम्स, 1 2, और 119 भी 2 टाइम्स है, तो 1 एंड 2। तो ये हमारा डॉट प्लॉट है, डिस्क्रीट वाला भी हमने कैसे बनाते देख लिया। इसके बाद अब हमारा डॉट प्लॉट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम
में हम एनुअल मार्क्स से ही देखते हैं। पहले डिस्क्रीट का हम बनाना सीखते हैं, एनुअल मार्क्स से इनसे देखते हैं। मार्क्स थोड़ा और ले लेते हैं। 115 115 116 117 120 121, ठीक है, 122 135 और 134 133 तो ये हमारा डिस्क्रीट का हमने लिख लिया, ठीक है, नंबर लिख लिए इसमें हमने। अब इसमें हमें सीधा सीधा हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर को लाइक हमने ले लिया, ये एक्सेस हमने बना लिया अपने। इसमें मैं सीधा सीधा 1 1 मान लो अगर नंबर कम होते तो मेरे को 122 मान लो ये नंबर कम, मेरे को 115 रिप्रेजेंट करना पड़ा। मान लो इतने सारे नंबर्स ना होते, 115 116 117 बस इतने 3 या मतलब 4 5 नंबर होते तो मैं डायरेक्ट नंबर से रिप्रेजेंट करनी थी। बट अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि बहुत सारे नंबर हैं, उनको ऐसे डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी। तो इस केस में हम इंटरवल बना लेते हैं। इंटरवल वाला केस इसमें होता है हिस्टोग्राम में, ठीक है। तो इसमें हम इंटरवल्स बना लेते हैं। अगर हमारे जो डिस्क्रीट वाले मतलब जो हमारे एक वैल्यूज है, हमारी जो पर्टिकुलर वैल्यूज है वो अगर हमारी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए हम इंटरवल बना लेते हैं। जैसे मान लो मैं 120 से 125 वाला इंटरवल बनाती हूँ तो इसमें ये 121 122 और ये 120 ये सब इसमें आ जाएंगे, है ना, ठीक है। 125 हम इसमें लेंगे, 125 हम नेक्स्ट वाले में लेंगे, लाइक 125 टू 130 वाला जो इंटरवल बनाएंगे तो उसमें लेंगे, ठीक है। हम ये और अगर ये नंबर लेस होते हैं, मेरे पास एक्स वैल्यूज कम होती तो मैं सीधा डायरेक्टली 120 और 125 तक की मान वैल्यूज होती है, 127 तक सारी वैल्यूज ले लेती, ठीक है। और जनरली हम कितनी बनाते हैं इंटरवल। अब हमें कैसे पता है कितनी इंटरवल बनानी है कितनी नहीं बनानी। तो जनरली इसमें रूल ऑफ थंब होता है। रूल ऑफ थंब किसी भी चीज का हो सकता है। रूल ऑफ थंब एक तरीके से होता है कि ये हर जगह एप्लीकेबल होता है उस पर्टिकुलर चीज को करने में। तो रूल ऑफ थंब बहुत बार यूज होगा ऐसे डेफिनेशन में, तो आप इसको मतलब इजीली समझ लोगे कि रूल ऑफ थंब क्या होता है। किसी भी चीज में जब हम किसी पर्टिकुलर चीज का यूज करते हैं और उस चीज में अप्लाई होती है उसको रूल ऑफ थंब कहते हैं। इसका रूल ऑफ थंब क्या है, कितने क्लास इंटरवल होने चाहिए, उसका रूल ऑफ थंब होता है कि हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसका हम रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। जनरली 5 to 20 क्लास इंटरवल ठीक रहती है। 20 से ज्यादा हमने क्लास इंटरवल निकाली तो यहाँ पे देखने में अच्छा लगेगा, 5 से कम गया तो भी देखने में प्रेजेंटेबल नहीं होता है। तो 5 to 20 जनरली हमारी क्लास इंटरवल ठीक रहती है, ठीक है। और इसमें अब मैंने जैसे बताया कि बाकी अगर देखना होगी कितनी बनानी है तो रूट अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं जितनी भी हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका। लाइक यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मान लो अगर जैसे 18 अभी, तो अगर मान लो 16 होती तो इसका 16 का रूट निकाल लेती मैं और मेरा 4 आ जाता, ठीक है। तो इसमें मेरी 4 क्लास इंटरवल बन जाती। बट अगर नहीं है अभी जैसे 18 है तो मैं अपने हिसाब से 4 to 5 इंटरवल्स ले सकती हूँ जो मेरे को डेटा देख के सही लग रही है, ठीक है। अगर 25 होता है तो रूट 25 करके 5 हम अपनी बना लेते हैं। ऐसे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काम करते हैं तो रूट लेके क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं। अब जैसे मैंने इसमें मान लो मैं बना रही हूँ इसमें अपने इंटरवल्स 115 से है ना, 115 to 120 बनाती हूँ पहले, ठीक है। ये हमारी क्लास इंटरवल है CI, ठीक है। और ये हमारी उनकी फ्रीक्वेंसी कि इस वाली क्लास इंटरवल में कितने नंबर आ रहे हैं। तो मैं 20 से 125 एक बना लेती हूँ, एक 125 से 30 और 130 से 135 में 4 बना ली। 115 से 120 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 5, ठीक है। और 120 से 125 में 1 2 एंड 3, 120 में यहाँ पे 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 4 है। अब 125 जो है वो इसमें कैलकुलेट होगा, इसमें 130 लेंगे, इसमें 125 लेंगे, ठीक है। तो ये कितनी होगी 1 2 3 3 4 4, ठीक है। अब हमने देखी थी ना 18 है तो मतलब सबका सम 18 आना चाहिए फ्रीक्वेंसीज का, वरना अगर नहीं आया तो कुछ गलत है। अब 130 to 135 में 1 2 3 4 5, ओके। तो 5 5 10 4 4 18, ठीक है। ये 18 आ गया हमारी समझ का। ये हमारी हमने क्लास इंटरवल्स बना ली। अब हम इसको हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। क्लास इंटरवल समझ आ गया, फ्रीक्वेंसी समझ आ गया, ठीक है। एक और चीज होती है हमारी, पहले चलो हम देख लेते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर वो देखते हैं। 115 to 120, अब मैं इधर लिखूंगी 125 और 130, ठीक है। ये मेरा हो गया x एक्सिस और ये मेरा हो गया y एक्सिस। इधर आएंगी मेरी फ्रीक्वेंसीज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। मेरी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, थोड़ा सा समझ लो बीच में, मतलब ऐसे ये अलग है वो अलग है, मैंने थोड़ा सा वो मिस ना हो इसलिए ऐसे कर दिया। ये हमारा हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। ये हमारा हिस्टोग्राम बॉक्स में जो है 1 2 3 4 5 में लिख दी। अब मैं इसमें बनाऊंगी 115 to 120 में 5 है ना, 115 से 120 में हमारी बन गई 5, ठीक है। 120 से 125 में है हमारी 4, तो ये 4 पे ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया। 120 से 125 वाला 4 वाला बन गया। अब 125 से 30 तक है 4 सॉरी ये बना रही थी मैंने 4, ठीक है। और इसके बाद 135 है यहाँ पे 135 130 से 135 तक है 5, तो इसको थोड़ा और करिए 5 के इधर आएंगे ये लाइन, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे बन गया हिस्टोग्राम। इधर मैं लिख दूंगी ये है मार्क्स और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे बनता है हमारा हिस्टोग्राम। डिस्क्रीट का केस है, अगर मान लो ये कंटिन्यूस के केस में देखना ये भी बहुत ईजी है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ले लूँ 0.3 0.4 0.6 0.7 ऐसे करके मैंने सबके आगे कॉन्टिन्यूस में लाइक हमने देखा था कि डेसिमल आ जाते हैं बट डिस्क्रीट में नहीं आते, इसलिए मैंने कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए इनके आगे पॉइंट्स लगा लिए, डेसिमल्स लगा लिया। तो अब इनकी इंटरवल बना ली। अब इसमें जैसे 1 to 2.5 है वो भी इसी वाले में आएगा, ठीक है। तो ऐसे बस इसका इंटरवल ऐसे बनेंगे इसकी और रिप्रेजेंट भी ऐसे ही होगा, सेम ही है, ठीक है। तो इसमें को लगता नहीं दोबारा बनाने की कोई नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब एक और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, सपोज टोटल किया तो 18 था ना, तो ये होती है हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको डिवाइड करेंगे एक नंबर आ जाएगा तो वो होगी हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल की। ऐसे जो 4 को 18 से ऐसे इस क्लास इंटरवल की निकालेंगे तो 4 को 18 से डिवाइड करेंगे, मतलब अगर इसके लिखे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और ऊपर ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल ऑफ CI क्लास इंटरवल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन कह लो, फ्रीक्वेंसी कह लो, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लास इंटरवल वो कितनी है, ठीक है। इससे हमारी निकल जाती है, इसको डिवाइड करके हमारी निकल जाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें, वैसे तो हम फ्रीक्वेंसी से भी अपनी ये बना सकते हैं, बट अगर हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाना हो तो भी हम बना सकते हैं। इन सबके पहले से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे जो भी नंबर आएंगे, और उसको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले नंबर लिख देंगे। लाइक ये जो भी आएगा हमारा डिवाइड करके 5/18 आ रहा है, 4/18 आ रहा है, 1/18, 2/18, 3/18, 4/18 और 5/18 ऐसे मान लो मैंने लिख लिए। तो 5/18 का ये बनेगा, 4/18 का ये बनेगा, ऐसे ऐसे करके बनेगा, ठीक है। ये तो आ गया होगा आपको समझ। तो ऐसे हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। तो जब अगर हमारे क्वेश्चन अगर हमें बोले कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से हिस्टोग्राम प्लॉट करो, तो पहले सारी क्लास इंटरवल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ऐसे, और फिर हम उसको हिस्टोग्राम में प्लॉट कर देंगे। अगर नॉर्मल हिस्टोग्राम बनाओ तो आपकी मर्जी, आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से बना सकते हो और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से बना सकते हो, दोनों करेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो हिस्टोग्राम के हमारे टाइप्स होते हैं कुछ। एक होता है यूनिमॉडल हिस्टोग्राम, इसमें थोड़ा सा रब कर देती हूँ। एक होता है हमारा यूनिमॉडल हिस्टोग्राम, एक होता है हमारा बाइमॉडल, और एक होता है हमारा मल्टीमॉडल हिस्टोग्राम। इसका क्या मतलब है अभी हम देखते हैं। देखो, जब हमारा हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बने, जिस मान लो ये हमारे बार चार्ट है, बार डायग्राम जो भी आप कह लो, ठीक है। इसके कितने पीक है, क्या दिख रहा है आपको? एक ही उस पे पीक जा रही है ना, इसके सिंगल पीक है। तो ये होता है हमारा यूनिमॉडल हिस्टोग्राम, ठीक है। यूनिमॉडल हिस्टोग्राम जिसकी सिंगल पीक हो। अब मान लो हमारा ये ऐसे होता, तो इसकी 2 पीक्स आ गई ना, सेम 2 पीक्स आ गई। तो जो 2 पीक्स आ जाए, एक ही हिस्टोग्राम में 2 पीक्स हमारी, ये होता है बाइमॉडल हिस्टोग्राम, बाइमॉडल, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 पीक्स आ गई हमारी, एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई। अब मान लो ऐसे करके हमारा और भी ज्यादा पीक हो, ऐसे एक और आ गई, तो ये हो जाता है हमारा मल्टी मॉडल हिस्टोग्राम। एक पीक है तो यूनिमॉडल, 2 पीक्स है तो बाई मॉडल, और 3 पीक्स है तो मल्टी 3 या फिर 2 से ज्यादा तो मल्टी मॉडल हिस्टोग्राम, ठीक है। तो इसके साथ हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचता है जिसको कहते हैं डाटा का बाइफरकेशन ऑन बिहाफ ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी के बिहाफ में हमारा डेटा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। अब क्या इनमें फर्क होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव? लाइक अगर मैं डेटा क्या होता है, वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लिख लेना है ना, तो अगर मैं इसको बनाती हूँ अपनी क्वालिटी के हिसाब से, लाइक मैं एक जगह पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखती हूँ, ठीक है। मैं पूछती हूँ ब्यूटी को बताओ, तो उसमें उसकी क्वालिटी बता रही हूँ, ठीक है। तो वो हो गया मेरा क्वालिटेटिव डेटा। बट या फिर मैं किसी की ऑनेस्टी चेक कर रही हूँ तो ऑनेस्टी बता रही हूँ, तो वो गई सब क्वालिटी में आती है। मैं नंबर्स में नहीं लिख सकती, तो जिस डाटा को मैं नंबर्स में नहीं लिख सकती वो तो मेरा क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, क्वालिटेटिव। और जिसको मैं नंबर्स में लिख सकती हूँ, लाइक हमने एक्स वाला एग्जांपल देखा, टेम्परेचर का एग्जांपल देखा, ये सारे एग्जांपल जो देखे ये हमारी क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी थी, एक नंबर एसोसिएटेड था सबके साथ, तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। जिसकी क्वालिटी होती है उसको कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें क्वांटिटी आ जाती है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में डीएम करो, ओके, बाय।